Welcome back to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video. And in this video we are going to learn about cell membrane structure and function. But in this particular video I will discuss about lipid bilayer only. Means in this video we are going to discuss about lipids only and glycolipids and cholesterol. In my upcoming video I will discuss about membrane proteins, or we can say the structural proteins which help in formation of cell membrane. So let's begin with me, and thank you so much for clicking on my video. Let's discuss some introductory section of the plasma membrane. यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें पता है वो इनक्लोज करती है सेल को, और जो भी एसेंशियल डिफरेंस है साइटोप्लाज्म के बीच में और जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट वो जैसे ये सेल हो गई, सेल के बाद दूसरी सेल है, दो सेल के बीच का जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे हमारे कोलेजन, इलास्टिन, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो स्पेस होता है इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट बोलते हैं. तो साइटोप्लाज्म के बीच में और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करती है, या फिर हम बोले तो एक बैरियर का काम करती है. इन यूकैरियोट्स मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, अदर membrane enclosed organelle maintain the characteristic differences between the content of the organelles and the cytoplasm. देखो अगर ये सेल है, सेल के अंदर हम देखते हैं कि न्यूक्लियस है सेंटर में, यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, ठीक है, फिर गोल्गी बॉडीज आती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आता है. तो ये सारी ऑर्गेनल्स अपने अपने जो कंटेंट है, जो मैट्रिक्स है, जो इनके अंदर प्रोटीन्स हैं, जो इनका मैकेनिज्म है, उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, इनकी मेम्ब्रेन के थ्रू. तो बहुत सारे हमारे मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड क्या होते हैं, ऑर्गेनेली भी होते हैं. आयन ग्रेडियंट देखो, मेम्ब्रेन है, अब मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ पेनिट्रेट करेगा सेल में पास होने के लिए. अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स था, ये हमारा साइटोसोल था, बट यहाँ पे कोई सब्सटेंस ट्रांसफ़र करना होगा सेल के अंदर और कुछ सेल से बाहर ट्रांसफ़र करना होगा. तो यहाँ पे ना ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है, और हम बोलते हैं कि चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो आयनिक चैनल्स होते हैं. और वो क्या होता है, यहाँ पे आयनिक ग्रेडियंट बनता है. ग्रेडियंट का मतलब यहाँ पे ये है कि एक आयन की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा हो गई और उसी आयन की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम हो गई. तो कम और ज़्यादा जब कंसंट्रेशन होती है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसकी वजह से आयनिक ग्रेडियंट बनता है. अब उस आयनिक ग्रेडियंट की वजह से आयन चैनल्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं, और वहाँ से हमारा क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है किसी भी मोलिक्यूल का. एंड ग्रेडियंट एक्रोस द मेम्ब्रेन ये क्या हेल्प करते हैं, एटीपी को सिंथेसाइज करने में. एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और ये स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन की का ट्रांसपोर्ट भी करते हैं. और बेसिकली ये कहाँ पे मिलते हैं, नर्व सेल्स के अंदर और मसल सेल्स के अंदर. नर्व सेल्स में जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना होता है, मसल सेल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना होता है बाय रिलीजिंग कैल्शियम आयन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेंसर्स प्रेजेंट होते हैं. सेंसर मतलब कोई भी लाइगेंड, कोई भी एंजाइम, कोई भी हार्मोन आके सेल पे बाइंड करेगा, तो कोई पर्टिकुलर एंजाइम किसी पर्टिकुलर रिसेप्टर से ही बाइंड करेगा. उस रिसेप्टर को हम सेंसर बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही वो रिसेप्टर से आके लाइगेंड बाइंड करता है, वो लाइगेंड क्या हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, हार्मोन हो सकता है. जैसे वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा वैसे ही उस रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे और सेल के अंदर कुछ एक्टिविटी होने लग जाएंगी, ठीक है. इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र बोलते हैं जिसको हम. स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किस तरह का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है कि उसमें एक थिन लेयर होती है लिपिड की, जो दो लेयर होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे. दैट्स वाई वी कॉल इट लिपिड बाइलेयर. और उसके अराउंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं. प्रोटीन कुछ सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जो मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. अब जो ये प्रोटीन है वो किससे बाइंड होंगे, वो यहाँ पे लिपिड के साथ बाइंड होंगे. कभी कोवेलेंट इंटरेक्शन फॉर्म कर रखा है, कभी नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन फॉर्म कर रखा है, कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रखी है. तो इस तरह से लिपिड से प्रोटीन क्या होते हैं, बाइंड कर रखे होते हैं. लिपिड बायो मेम्ब्रेन जो है, बाइलेयर जो है, वो फ्लूइडिटी मेंटेन करती है, क्योंकि लिपिड्स में एक लॉन्ग चेन होती है किसकी, फैटी एसिड की. फैटी एसिड्स की एक लॉन्ग चेन होती है, और वो जो फैटी एसिड्स होते हैं वो अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं, और सेचुरेटेड सिंगल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं. तो अब यहाँ पे जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है वो ईजिली टूट जाता है.
ठीक है, पर सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी लगती है। तो यहाँ पे जो लिपिड है वो अनसैचुरेटेड और लॉन्ग चेन कार्बन की जो लॉन्ग चेन उनके अंदर प्रेजेंट होती है फैटी एसिड के अंदर, उसकी वजह से वो फ्लूइडिटी मेंटेन करती है। और वो क्योंकि हमारे लिपिड्स हैं तो लिपिड्स क्या होंगे हमारे फैट सोल्यूबल, तो वो यहाँ पे वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल को पास नहीं होने देते और उनके पासेस को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को अपने अक्रॉस पास होने देते हैं, ट्रांसफर करने देते हैं, इसीलिए हम इसको सेमी परमिएबल बोलते हैं। एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चरल लिंक बनाते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर तो फॉर्म करते ही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, बट वो लिंक कैसे बनाते हैं कि कुछ लार्ज साइज़ के यहाँ पे सब्सटेंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास होना होता है, तो वहाँ पे ट्रांस मेम्ब्रेन जो प्रोटीन है वो यहाँ पे कैरियर का काम करते हैं, कैरियर प्रोटीन का काम करते हैं। और कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं वो रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हैं। 30% प्रोटीन इनकोडिंग इन एनिमल जीनोम, जितना भी हमारा जीनोम है, ठीक है, जीनोम के अंदर 30% जो प्रोटीन है वो जो इनकोड किया जाता है हमारे जीनोम के थ्रू, वो बेसिकली मेम्ब्रेन प्रोटीन की फॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले करता है। लिपिड बाइलेयर, अब हमारे पास लिपिड बाइलेयर ईजिली सीन की जा सकती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम अल्ट्रावायलेट रेज हाई वोल्टेज की रेज का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से नॉन लिविंग ही जो हमारे ऑर्गेनेलीज होते हैं या फिर जो भी सब स्ट्रक्चर होते हैं या नॉन लिविंग जो सेल है उन्हीं को हम विजुअलाइज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू, लिविंग को नहीं कर सकते। लिपिड मॉलिक्यूल्स 50% मास फॉर्म करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। लिपिड एम्फीफिलिक होते हैं। एम्फीफिलिक का मतलब क्या है कि वो हाइड्रोफिलिक नेचर के भी हैं, मतलब कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हेड रीजन है वो हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, मतलब वाटर में इजीली डिसोल्व हो जाएगा, जिसको हम पोलर बोलेंगे, ठीक है। एक होगा हमारी ये जो टेल फैटी एसिड जो चेन है, यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग जो चेन है, कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग, या फिर हम बोले कि फैटी एसिड की हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक है, मतलब वो वाटर हीटिंग है, वाटर फियरिंग है, नॉन पोलर एंड इसको बोलेंगे। तो इसीलिए इसमें वाटर हीटिंग और वाटर लविंग दोनों ही रीजन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए लिपिड मॉलिक्यूल को एम्फीफिलिक बोला जाता है। मोस्ट अबेंडेंट जो मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाने वाला लिपिड है वो है फोस्फोलिपिड। देखो यहाँ पे लिपिड का नाम उसके पोलर हेड की वजह से पड़ता है कि उसमें यहाँ पे हेड पे क्या अटैच है, कौन सा ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फोस्फोलिपिड की बात कर रहे हैं क्योंकि फोस्फोलिपिड मोस्ट अबेंडेंट लिपिड है जो मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है। तो इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें एक पोलर हेड ग्रुप है जिसमें हमारा फोस्फेट ग्रुप अटैच है जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है। 2 हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है, जो कि वाटर हीटिंग है। ये जो टेल हैं ये फैटी एसिड्स की बनी होती हैं बैक्टीरियल सेल में, प्लांट सेल में और एनिमल सेल्स में, ठीक है। अब जो ये फोस्फेट है ये यहाँ पे एक अल्कोहल से अटैच है जिसको हम कोलिन बोल रहे हैं, और एक साइड से ये ग्लिसरॉल से अटैच है। अब ग्लिसरॉल जो है वो आगे जाके फैटी एसिड से अटैच हो रहा है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसका, फोस्फोलिपिड्स का। जो लेंथ है यहाँ पे फैटी एसिड्स की वो अप्रोक्स 12 to 24 कार्बन एटम्स को कंसिस्ट करती है। इसके अंदर सिस बॉन्ड भी हो सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सिस और ट्रांस। सिस की पोजीशन ऐसे होती है जैसे यहाँ पे सेम ग्रुप एक साइड में प्रेजेंट होंगे। इस तरह से अगर मेरा ग्रुप प्रेजेंट है CH3 यहाँ पे और यहाँ पे भी मान लो CH3 है, तो ये सिस फॉर्मेशन है। बट यहाँ पे H है और यहाँ पे भी H आ जाए और यहाँ पे CH3 आ जाए तो ये ट्रांस कन्फर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होते हैं वो सिस कन्फर्मेशन में प्रेजेंट होते हैं, और ये सेचुरेटेड भी हो सकते हैं। सेचुरेटेड का मतलब है यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो सिंगल बॉन्ड, तो वो सेचुरेटेड है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो ये अनसेचुरेटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी मेंटेन करते हैं। मतलब वो यहाँ पे सर्दियों में जमती नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और गर्मियों में पिघलती नहीं है, मतलब उसको फ्लूइडिटी यहाँ पे देता है कौन, ये लॉन्ग चेन किसकी, हाइड्रोकार्बन्स की, जो फैटी एसिड की फॉर्मेशन करती हैं और जुड़ जाती हैं यहाँ पे अलग अलग ग्रुप से अलग अलग हमारे लिपिड्स में। तो मेन फोस्फोलिपिड जो हैं वो फोस्फोग्लिसराइड्स हैं, जिसमें 3 कार्बन ग्लिसरॉल बैकबोन प्रेजेंट होगी, 2 लॉन्ग चेन फैटी एसिड की प्रेजेंट होंगी, ईस्टर बॉन्ड फॉर्म करेंगी। ग्लिसरॉल जब फैटी एसिड से अटैच होता है तो वो कौन से बॉन्ड के साथ अटैच होता है, यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं।
3 कार्बन जो एटम है ग्लिसरॉल का वो फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होता है, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं, और फिर फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे कोलिन के साथ अटैच है। तो ये जो फॉस्फोग्लिसराइड का ये जो एग्जांपल है, ये हमारा मोस्ट कॉमन या फिर बोले मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉस्फोलिपिड है जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है। बाय कंबाइनिंग सेवरन डिफरेंट फैटी एसिड एंड हेड ग्रुप, अलग अलग फैटी एसिड को देख के, मतलब उसकी चेन की लेंथ को देख के कि किसी में 12 कार्बन प्रेजेंट है, किसी में 15 कार्बन प्रेजेंट है, किसी में 24 कार्बन प्रेजेंट है, तो उस फैटी एसिड की चेन को देख के और हेड ग्रुप में क्या प्रेजेंट है उसके बेसिस पे जो फॉस्फोग्लिसराइड्स हैं, फॉस्फोग्लिसराइड्स का मतलब है तो वो ग्लिसरॉल कंसिस्ट कर रहा है और फॉस्फेट ग्रुप कंसिस्ट कर रहा है हेड ग्रुप में या हाइड्रोफिलिक ग्रुप में, ठीक है। वो डिफरेंट टाइप्स के हमारे लिपिड होते हैं, जैसे फोस्फाटिडाइल इथेनॉल अमाइन, फोस्फाटिडाइल सीरीन, ठीक है, फोस्फेटिडाइल कोलिन, जैसे यहाँ पे कोलिन अटैच है तो कोलिन हो गया, इथेनॉल अमाइन अटैच है तो इथेनॉल अमाइन हो गया, सीरीन अटैच है तो सीरीन अमाइन हो गया, ठीक है। ये मोस्ट अबेंडेंट होते हैं एनिमल की सेल मेम्ब्रेन पे। तो डिफरेंस क्या है, अल्कोहल का है कि यहाँ पे अगर कोलिन है, सीरीन है या फिर इथेनॉल अमाइन है, क्या प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ द फैटी एसिड चेन और वी कैन से हाइड्रोकार्बन चेन। अनदर इम्पोर्टेंट क्लास है स्पिंगोलिपिड्स, किसकी, हमारे लिपिड्स की, जो हमारी किससे बनी होती है, स्पिंगोसाइन से बनी होती है। जैसे यहाँ पे ये कोलिन से बनी होती है, यहाँ पे यहाँ स्पिंगोसाइन से बनी होती है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ये फोस्फेटाइल इथेनॉल अमाइन है, यहाँ पे ग्रुप अलग जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सीरीन ग्रुप अटैच हो रहा है, यहाँ पे कोलिन अटैच हो रही है, तो ये फोस्फेटिडाइल कोलिन बन गई। स्पिंगोमाइलिन है तो यहाँ पे स्पिंगोसाइन यहाँ पे अटैच हो रहा है, ठीक है, इसलिए स्पिंगोमाइलिन बन गया। तो हेड ग्रुप पे अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से, अलग अलग एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से फैटी एसिड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। स्पिंगोसाइन इज़ ए लॉन्ग एक्राइल चेन, जैसे हम यहाँ पे देख ही सकते हैं, इट इज़ अ लॉन्ग एक्राइल चेन जिसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा, मतलब अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये हमारा NH3 पॉजिटिव जो कि अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। मोस्ट अपेंडेंट स्पिंगोमाइलिन जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है उसमें फैटी एसिड चेन अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच होगी, ठीक है। एंड फोस्फोकोलिन ग्रुप जो है वो टर्मिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये फैटी एसिड चेन तो अमाइनो ग्रुप से अटैच हो रही है और जो हमारा दूसरा फोस्फोकोलिन ग्रुप है वो हमारा यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच हो रहा है। तो ये मेन डिफरेंस होता है स्पिंगोलिपिड्स में। Along with sphingolipids, lipid bilayer also contain glycolipids. ग्लाइको मतलब ग्लिसरॉल है, लिपिड मतलब लिपिड, मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अटैच है, और कोलेस्ट्रॉल। ग्लाइकोलिपिड्स में शुगर प्रेजेंट होती है हेड ग्रुप में, ठीक है। जैसे अभी हम फोस्फोलिपिड्स की बात कर रहे थे, स्पिंगोलिपिड्स की बात कर रहे थे, तो स्पिंगोलिपिड्स में स्पिंगोमाइलिन प्रेजेंट था, फोस्फोलिपिड्स में अलग अलग एल्कोहल प्रेजेंट थी, किसी में सीरीन अमाइनो एसिड प्रेजेंट था, किसी में इथेनॉल अमाइन प्रेजेंट थी, किसी में कोलिन प्रेजेंट था हेड ग्रुप में। बट ग्लाइकोलिपिड्स की जब बात कर रहे हैं तो ग्लाइकोलिपिड्स में हेड ग्रुप के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट, ये तो हमारा क्या है, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। अदरवाइज अगर हम बात करें तो हेड ग्रुप्स में वहाँ पे शुगर प्रेजेंट होती है ग्लाइकोलिपिड्स के केस में। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो ये एक स्टीरोल है जिसमें हमारे पास एक रिजिड रिंग स्ट्रक्चर है जिससे अटैच होता है एक पोलर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड एक शॉर्ट नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन। एक पोलर हेड ग्रुप है और एक नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन है। ये पोलर हेड ग्रुप है यहाँ पे और ये नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन है। ये हमारा बेसिकली किसका स्ट्रक्चर है, कोलेस्ट्रॉल का। हाइड्रोफिलिक मोलिक्यूल्स जो होते हैं, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर में इजीली डिसोल्व हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर चार्ज मोलिक्यूल होते हैं, चार्ज ग्रुप होते हैं। जो अनचार्ज पोलर ग्रुप्स हैं वो फेवरेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन फॉर्म करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, इसीलिए वो वाटर मॉलिक्यूल्स में ईजिली डिसोल्व हो जाते हैं। जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं और जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, इनसोल्यूबल होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके एटम्स अनचार्ज होते हैं या फिर उनके अंदर नॉन पोलर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से वो कोई इंट्रैक्शन क्रिएट नहीं कर पाते वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, इसीलिए वो उनमें डिसोल्व भी नहीं हो पाते है। वो अलग अलग मूवमेंट शो करता है, अलग अलग फॉर्म में मिलता है, ठीक है। लिपिड बाइलेयर एक 2 डायमेंशनल फ्लूइड है,
टू डायमेंशनल फ्लूइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई वो अनसेचुरेटेड है, सेचुरेटेड है, वो फ्री फ्लो मूवमेंट शो करता है, वो डिफ्यूजन शो करता है, ठीक है। वो कई बार स्पेरिकल वेसिकल्स बना देता है जब उसको कोलेस्ट्रॉल वगैरह ट्रांसफ़र करने होते हैं, प्रोटीन की डॉकिंग करनी होती है एक ऑर्गेनेली से दूसरे ऑर्गेनेली में, तो वो स्पेरिकल वेसिकल्स बना देता है, तो वहाँ पे वो लिपोसोम की फॉर्मेशन करता है। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल एंड सिंथेटिक बाई लेयर वेरी रेयरली माइग्रेट। एक मोनोलेयर से दूसरी मोनोलेयर में बहुत कम माइग्रेट करते हैं फोस्फोलिपिड्स, वो लिपिड्स जिसमें फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। बट जब वो कभी कभी करते हैं तो उसको हम फ्री फ्लो मूवमेंट बोलते हैं। बट अगर कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से ज़्यादा फ्लूइडिटी मेंटेन होती है किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो वो रैपिडली फ्री फ्लो मूवमेंट शो करता है। तो ये यहाँ पे एक्सेप्शन है। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि फोस्फोलिपिड हमारी ज़्यादा फ्री फ्लो मूवमेंट शो करते हैं, कोलेस्ट्रॉल शो करता है, तो ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा फ्री फ्लो मूवमेंट शो करता है और सबसे रेयर फ्री फ्लो मूवमेंट शो करते हैं फोस्फोलिपिड्स। इन कॉन्ट्रास्ट लिपिड मॉलिक्यूल एक्सचेंज करते हैं अपने प्लेस को अपने निबरिंग लिपिड के साथ, ठीक है, अपनी ही मोनोलेयर में। एक ऊपर लेयर होती है, एक नीचे होती है, ये भी मोनोलेयर, ये भी मोनोलेयर, दोनों को इंक्लूड करेंगे बाइलेयर होगी। तो यहाँ पे जो लिपिड है वो इसी में प्रेजेंट दूसरे लिपिड के साथ अपना प्लेस चेंज करती है। इस प्रोसेस को लेटरल डिफ्यूजन बोला जाता है। द फ्लूइडिटी ऑफ लिपिड बाइलेयर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? तो बेसिकली डिपेंड करती है कंपोजिशन ऑफ द फैटी एसिड चेन। जो फ्लूइडिटी है कंपोजिशन पे भी डिपेंड करेगी, किसकी? फैटी एसिड चेन की। मतलब कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम उस फैटी एसिड चेन में, हाइड्रोकार्बन चेन में प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड कितने हैं, ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, सिस फॉर्मेशन में है, ट्रांसफॉर्मेशन में है, ठीक है। तो कंपोजिशन पे डिपेंड करेगी और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। व्हेन ए लिपिड बाई लेयर मेड फ्रॉम ए सिंगल टाइप ऑफ फोस्फोलिपिड्स चेंजेस फ्रॉम ए लिक्विड स्टेट टू ए टू डायमेंशनल लिजर्ड क्रिस्टलाइन स्टेट। देखो, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो उस टाइम पे हमारी लिक्विड स्टेट से जो हमारी फोस्फोलिपिड चेन है या फिर हम बोले लिपिड बाइलेयर है, वो क्रिस्टलाइन स्टेट में आ जाती है, ठीक है। तो वो क्रिस्टलाइन स्टेट में इसलिए आती है ताकि सेल की जो मॉर्फोलॉजी है या जो सेल का स्ट्रक्चर है वो स्टेबल रहे, वो डिफॉर्म ना हो, ठीक है, वो टूटे ना, वो डिग्रेड ना हो, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशन है ना लिक्विड से क्रिस्टलाइन फेज में या क्रिस्टलाइन से लिक्विड फेज में, इस प्रोसेस को फेज ट्रांजिशन बोलते हैं। तो जिस भी टेम्परेचर पे ये हो रही है उससे लोअर टेम्परेचर पे फेज ट्रांजिशन होगा अगर हाइड्रोकार्बन चेन हमारी शॉर्ट है और उसके अंदर अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डबल बॉन्ड ईजिली टूट जाते हैं, उनको तोड़ने के लिए लेस एनर्जी की जरूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और जो हाइड्रोकार्बन चेन लॉन्ग होगी तो उसको तोड़ने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इसीलिए ट्रांजिशन फेज से लोअर टेम्परेचर पे हमारी वो हाइड्रोकार्बन्स या फिर वो फैटी एसिड जल्दी टूट जाएंगे या जल्दी मेल्ट हो जाएंगे या जल्दी वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे अगर वो शॉर्ट है और उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। A shorter chain length reduces the tendency of hydrocarbon tail to interact with one another। एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म कर पाते और वो कॉम्पैक्ट नहीं हो पाते, ठीक है। इन बोथ द सेम एंड अपोजिट मोनोलेयर। सिस डबल बॉन्ड जो है वो भी किंक प्रोड्यूस करता है चेन में, जिसकी वजह से ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है दोनों चेन को, जो दो चेन प्रेजेंट होती है लिपिड्स में, तो दोनों चेन को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने में। इसीलिए जो उनके वो कॉम्पैक्ट ना होके वो अलग अलग रहती हैं तो वो ईजिली हाई टेम्परेचर पे टूट जाएंगे उनके बॉन्ड, और टूट जाएंगे तो वो लोअर टेम्परेचर पे फ्लूइड फॉर्म में आ जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो थर्मोफिलिक आर्किया है, आर्किया हमें पता ही है, आर्किया और यू बैक्टीरिया, दो क्लासेस में हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं। तो जो आर्की बैक्टीरिया होता है वो हाई टेम्परेचर पे और जहाँ पे सॉल्ट कंडीशन ज़्यादा होती है, जहाँ पे पीएच लेवल ज़्यादा होता है, वहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं। इसको ओल्ड बैक्टीरिया भी बोला जाता है। तो थर्मोफिलिक यहाँ पे इसलिए बोला गया है क्योंकि वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर देते हैं, तो उनके अंदर लॉन्गेस्ट लिपिड चेन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो हीट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। मतलब उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं टूटती है, क्योंकि लॉन्ग चेन है तो ज़्यादा कार्बन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसीलिए वो हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल रहते हैं। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल आल्सो मॉड्यूलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड बाइलेयर, बट हाउ? कोलेस्ट्रॉल इंसर्ट किया जाता है किस में? हमारी बाइलेयर में, लिपिड बाइलेयर में। इस तरह से इंसर्ट किया जाता है कि इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हमारा लिपिड ग्रुप के पोलर हेड की तरफ आ जाए, उसके क्लोज आ जाए, ठीक है। फोस्फोलिपिड है, फोस्फोलिपिड में एक पोलर हेड होता है, एक हमारा नॉन पोलर
टेल होती है। तो जो पोलर हेड है उसके पास में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा किसका, कोलेस्ट्रॉल का। अगर मैं कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर की बात करूं तो हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट था। ये पोलर हेड ग्रुप है किसका, कोलेस्ट्रॉल का। ये रिजर्व स्ट्रक्चर है, ये नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन टेल है ये। तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये किसके साथ बाइंड करेगा, यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है हमारे पास ये जो हेड ग्रुप है इसके साथ यहाँ पे ये क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। तो जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो उसको इस तरह से इंजर्ट करेंगे कि जो पोलर हेड है फोस्फोलिपिड का उसके क्लोज आ जाए हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसका, कोलेस्ट्रॉल का। प्लेट लाइक स्टीरॉयड रिंग जो है वो इंटरेक्ट करती हैं और इमोबिलाइज हो जाती हैं इस तरह से। तो जो रीज़न वो इमोबिलाइज करेंगी उसकी वजह से क्या होगा, वो मूव नहीं कर पाएगा, वो टूट नहीं पाएगा, वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो जो हायर टेम्परेचर है, हायर टेम्परेचर उस पर वो पिघलेगा नहीं, लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा। कोलेस्ट्रॉल मेक्स द लिपिड बाइलेयर लेस डिफॉर्मेबल इन दिस रीजन, देयर बाय डिक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ बाइलेयर टू स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स, और वो उसको पिघलने भी नहीं देता। मतलब कोलेस्ट्रॉल और लिपिड अपने आप में फ्लूइडिटी मेंटेन करते हैं लोअर और हायर टेम्परेचर पे, स्टेबलाइज करते हैं, डीफॉर्म होने से सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। बात करते हैं कि हमने बात करी कि जो लिपिड है वो डिफरेंट टाइप के लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, पर जो इतने डिफरेंट टाइप के लिपिड्स हैं वो तो एसिमेट्री क्रिएट कर देंगे ना लिपिड बाइलेयर की के अंदर, या फिर हम बोले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो जो ये एसिमेट्री है, ये जो एसिमेट्री है, इस एसिमेट्री का की क्या इंपॉर्टेंस है किसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन वो कर रही हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के फोस्फोलिपिड्स जो उसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उनकी एसिमेट्री कैसे हेल्प करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, अगर हम रेड ब्लड सेल्स का एग्जांपल लें तो जो भी फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैं उनमें कोलिन ग्रुप होगा। जिन जिन फोस्फोलिपिड के अंदर कोलिन ग्रुप प्रेजेंट होता है या कोलिन एल्कोहल प्रेजेंट होती है उनके हेड ग्रुप में, उनको हम क्या बोलते हैं, फोस्फेटिडाइल कोलिन। और जिसमें स्पिंगोसाइन होता है वो स्पिंगोमाइलिन। ये हमेशा आउटर मोनोलेयर में प्रेजेंट होती है। मतलब फोस्फोलिपिड में 2 लेयर होती हैं, तो एक लेयर में आउटर मोनोलेयर के अंदर प्रेजेंट होंगी ये दोनों, फोस्फेटिडाइल कोलिन और स्पिंगोमाइलिन। एंड फोस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन और फोस्फेटिडाइल सीरीन जो होगी वो इनर साइड में प्रेजेंट होगी। वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, वो इनर साइड में प्रेजेंट होगी। ये जो एसिमेट्री है ये इंपॉर्टेंट है। कैसे, ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो भी सिग्नल आ रहा है उसको इंट्रा सेलुलर सिग्नल में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोटीन काइनेज सी है, वो साइटोसेलिक फेस पे बाइंड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। साइटोसोलिक फेस का मतलब है साइटोप्लाज्म वाली साइड पे वो बाइंड होता है। वेयर एज जो फोस्फेटिडाइल सीरीन है वो जहाँ वो कहाँ पे, साइटोसोलिक साइड पे क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा इनर साइड पे प्रेजेंट होता है फोस्फेटिडाइल सीरीन, तो फोस्फेटिडाइल सीरीन इनर साइड पे प्रेजेंट है, मतलब वो साइटोप्लाज्मिक साइड पे अबेंडेंट है, मतलब उसकी लार्ज कंसंट्रेशन प्रेजेंट है साइटोप्लाज्मिक साइड पे। अब इससे कौन बाइंड करेगा, इससे प्रोटीन काइनेज सी बाइंड करेगा। ठीक है, तो जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो इससे बाइंड हो जाएगा। और नेगेटिवली चार्ज एंड कुछ नेगेटिवली चार्ज फोस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं फोस्फोकाइनेज सी को बाइंड करने के लिए। इसी तरह जो एसिमेट्री है कि भाई कहाँ पे कौन सा फोस्फोलिपिड प्रेजेंट है वो किस में हेल्प कर रहा है, वो सिग्नलिंग में हेल्प कर रहा है। फोस्फेटिडाइल इनोसिटोल वो साइटोसोलिक साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, वो किससे बाइंड करेगा, लिपिड काइनेज से बाइंड करेगा और फोस्फेटिडाइल इनसिटेड 3 काइनेज की फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से अलग अलग काइनेज अलग अलग फोस्फोलिपिड से बाइंड करके क्या करते हैं, सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं। एनिमल्स exploit the phospholipid asymmetry of this plasma membrane to distinguish between live and dead cells। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इन फोस्फोलिपिड की एसिमेट्री को डिटेक्ट करके ये डिफ्रेंशिएट करता है कि कौन सी सेल लाइव है और कौन सी सेल डेड है। कैसे, जो हमारी एपोप्टोसिस की प्रोसेस होती है जिसमें नेचुरल सेल डेथ की प्रोसेस जो होती है हमारी बॉडी में, उसमें फोस्फेटिडाइल सीरीन जो कि नॉर्मली हमारी साइटोप्लाज्म वाली साइड पे होना चाहिए लिविंग सेल में, वो डेड सेल में स्क्रैम्बलेज प्रोटीन के थ्रू, स्क्रैम्बलेज प्रोटीन बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है, तो स्क्रैम्बलेज प्रोटीन के थ्रू ट्रांसलोकेट होके एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे या कि हम बोले तो बाहर वाली साइड पे आ जाता है, किसमें, डेड सेल्स में। तो इस तरह से लिविंग और डेड सेल को डिफ्रेंशिएट कर पाता है हमारा इम्यून सिस्टम। और वी कैन से डैट मैक्रोफेजेस, फेगोसाइटिक सेल, ल्यूकोसाइट्स वगैरह वो आइडेंटिफाई कर पाती हैं और उनको फेगोसाइटोज कर पाती हैं।
नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड है ग्लाइकोलिपिड्स की। ग्लाइकोलिपिड्स नाम से हमें पता चल रहा है, ग्लाइकोलिपिड्स का मतलब होता है यहाँ पे हमारे पास ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स मीन्स लिपिड्स, मतलब ऐसे लिपिड जिसके हेड ग्रुप में हमारे पास क्या प्रेजेंट हो, कार्बोहाइड्रेट दैट इज शुगर प्रेजेंट हो। शुगर कंटेनिंग लिपिड मॉलिक्यूल को ग्लाइकोलिपिड्स बोला जाता है। ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड का एग्जाम्पल है गैंग्लियोसाइड्स। ये गैंग्लियोसाइड्स 5 to 10% मास फॉर्म करती हैं, किसका, लिपिड मास का, जो कि 40 to 50% मास होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, ये क्या कंटेन करता है, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स वो सैकेराइड्स हैं जिसमें अबाउट 200 हमारी मोनोमेरिक कार्बोहाइड्रेट यूनिट अटैच होती हैं विद 1 or more सियालिक एसिड। सियालिक एसिड भी इनके अंदर प्रेजेंट होगा और ओलिगोसैकेराइड्स प्रेजेंट होंगे विच गिव गैंग्लियोसाइड्स ए नेट नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आया, सियालिक एसिड की वजह से आया, ना कि कार्बोहाइड्रेट की वजह से आया, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारी न्यूट्रल होती है। इन एपिथेलियल सेल्स हमारी एक्टोडर्म से फॉर्म होती हैं, जो कि जर्म लेयर है एक्टोडर्म, और एपिथेलियल सेल्स मोस्टली लाइनिंग क्रिएट करती हैं हमारी, जैसे हमारे एयर पासेस में, ठीक है, हमारी स्किन फॉर्मेशन करती है। तो एपिथेलियल सेल्स में ग्लाइकोलिपिड्स एक्सपोज हो जाते हैं एपिकल सरफेस पे। एपिकल सरफेस होता है टिप वाला रीजन, जैसे भाई कोई भी हमारी सीलिया होगी या फिर हमारी माइक्रोविलाई होंगी, तो माइक्रोविलाई इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, तो यहाँ पे जो एपिकल रीजन होगा वहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स एक्सपोज हो जाते हैं। तो वो जैसे हमारा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के लूमेन में हमारी क्या होंगी, माइक्रोविलाई होंगी। माइक्रोविलाई में इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। इस टिप पे अगर ग्लाइकोलिपिड्स आ जाएंगे तो वो हमारे इंटेस्टाइन में अलग अलग एंजाइम्स के कांटेक्ट में आएंगे, अलग अलग पीएच के कांटेक्ट में आएंगे, तो वो हमारी सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं लो पीएच से और डिग्रेडिव एंजाइम्स की कंसंट्रेशन से। ग्लाइकोलिपिड्स फंक्शन करते हैं सेल रिकॉग्नाइजेशन में भी, जैसे मेम्ब्रेन बाउंड कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन, लेक्टिन का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ये हमारे शुगर ग्रुप से बाइंड होता है ग्लाइकोलिपिड्स में भी और ग्लाइकोप्रोटीन्स में भी, ठीक है। और ये सेल एडेशन का मतलब है जो सेल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है, उसमें हेल्प करता है। ग्लाइकोलिपिड प्रोवाइड एंट्री पॉइंट फॉर सर्टेन बैक्टीरियल टॉक्सिन एंड वायरसेस ऑल्सो, जैसे गैंग्लियोसाइड GM1 इस तरह से लिखा जाता है इसको, GM1। ये जो GM1 है ये सेल सरफेस रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है और इस रिसेप्टर से बाइंड होते हैं वो बैक्टीरियल टॉक्सिन जो मोस्टली कोलेरा कोज करते हैं। तो उस कोलेरा टॉक्सिन GM1 से बाइंड हो जाएगा, इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स में एंटर हो जाएगा, और जैसे ये इंटेस्टाइनल सेल्स में एंटर करेगा तो साइक्लिक AMP जो कि हमारा सेकेंडरी मैसेंजर होता है ये, क्योंकि प्राइमरी मैसेंजर हमेशा कोई टॉक्सिन होगा, ठीक है। उसके बाद सेल की कन्फर्मेशन चेंज होगी, उसके बाद हमारे सेकेंडरी मैसेंजर क्या होते हैं, सिक्रेट होते हैं। तो यहाँ पे साइक्लिक AMP हमारा सेकेंडरी मैसेंजर है जिसका लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। इसका लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पे कुछ चैनल ओपन होते हैं और क्लोराइड आयन का इफ्लक्स, मतलब साइटोप्लाज्म में क्लोराइड आयन ज़्यादा मूव करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम, पोटेशियम और हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट आयन्स का सिक्रेशन होता है और वाटर का सिक्रेशन होता है किसमें, इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स का एक और एग्जाम्पल है कि अगर हम ऐसे माइस में देखें जिसमें ग्लाइकोलिपिड्स को कोड करने वाला जीन ही नहीं प्रेजेंट है, तो ऐसे म्यूटेंट माइसिस में जिसमें गैंग्लियोसाइड्स नहीं फॉर्म कर पा रहा, जो कि एक कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड है, तो उनके अंदर जो एक्सोनल है, एक्सोनल डिग्रेडेशन हो जाएगा, एक्सोन की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। हमें पता है ये हमारी, अगर नर्व सेल की बात करें तो ये एक्सोन वाला रीजन होता है, ये डेंड्राइट वाला रीजन होता है, तो एक्सोन की फॉर्मेशन नहीं हो पाती, एक्सोन टूट जाता है। और माइलिनेशन मतलब यहाँ पे माइलिन शीट जो कि एक्सोन के ऊपर कवर होती है वो भी कम हो पाती है, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाती नर्व सेल्स को, तो नर्व सेल्स डिग्रेड होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम हमारा डिसफंक्शनल हो जाएगा। तो ये देखा गया है कि ग्लाइकोलिपिड्स अगर एब्सेंट है तो नर्वस सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा, किसमें, म्यूटेंट माइसिस में। सो दीज वर द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स in the formation of cell wall or in different kind of mechanisms inside the body of different organisms.